नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हमारा इस समय टॉपिक चल रहा था वो था भारतीय संविधान की विकास यात्रा। इसी के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के भारत के संवैधानिक चरण, भारतीय संविधान के विकास के संवैधानिक चरण, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे थे। तो भारत के संविधान के जो भारत के विकास के जो संवैधानिक चरण थे, इसको हम लोगों ने दो पार्टों में बांटा था। पहला हमारा जो पार्ट आ जाता है वो आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने इसके पहले पार्ट में चर्चा कर ली है। उसके बाद में हमने कल जो हमारा उसमें पार्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने इसके अंतर्गत जो भी हमारा अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम 1858, इसी के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। और उसी के बाद में संवैधानिक विकास के चरण के जो कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज का हमारा जो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से भारत परिषद अधिनियम 1861 किस प्रकार से आया और क्या क्या इस हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। तो जैसा कि आज का हमारा रहने वाला है भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861। तो साथियों आज हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। अगर हम लोग इस अधिनियम की बात करते हैं तो हम लोग देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1868, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक विकास में, भारत के संवैधानिक विकास में, भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, महत्वपूर्ण घटना है। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा भारत परिषद अधिनियम 1861 जो है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो कि भारत के संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसमें कौन कौन किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं तथा कौन कौन से इसमें घटनाएं घटी, इनके बारे में आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके द्वारा कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं और हम लोग देखेंगे क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी, व्यवस्था की नींव रखी गई थी, नींव रखी गई थी। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जो थी इसकी नींव रखी गई थी। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी, आगे हम लोग देखेंगे रखी गई थी। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान, इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं, प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। तो कौन कौन से भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें प्रावधान आ जाता है, इसमें हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों
इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों, इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के जो सदस्य होते थे इनकी जो संख्या पहले 4 थी उन्हें बढ़ा करके 5 कर दिया गया था। यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो कि इसमें विधान परिषद के जो कार्यकारी सदस्य हुआ करते थे इनकी संख्या जो पहले 4 थी उसे बढ़ा करके 5 कर दिया गया। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या जो पहले 4 हुआ करती थी इसे बढ़ा करके 5 कर दिया गया। इसे बढ़ाकर 5 कर दिया गया। इसे बढ़ा करके 5 कर दिया गया और इसमें 3 सदस्य जो इसमें 5 सदस्य इनकी संख्या जो बढ़ाई गई थी, कुल 5 सदस्य इसमें जो निर्धारित किए गए थे, इसमें कुछ और सदस्यों के लिए कुछ प्रावधान किए गए थे। इनके बारे में हम लोग देखेंगे। हम लोग इनके बारे में देखेंगे कौन कौन से सदस्यों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, किनको प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत लाया जाएगा, किनको कहां से लाया जाएगा, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें जो 5 सदस्य थे, इसमें अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के जो सदस्यों की संख्या 5 की गई थी, इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे। 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे और इसी में आगे हम लोग देखेंगे होते थे जिनको भारत में 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो कार्यकारी परिषद थी, इनमें सदस्यों की संख्या जो पहले 4 हुआ करती थी इसे बढ़ा करके 5 कर दिया गया और इसमें सामान्यतः ये प्रावधान किया गया कि इसके अंतर्गत जो भी 5 सदस्य होंगे उसमें से 3 सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि जो ये प्रशासनिक सदस्य है भारत में कम से कम 10 वर्षों तक अपनी सेवा दे चुके हों। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया। इसी के आगे हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है, इसमें आगे हम लोग देखेंगे आवश्यक और शेष दो सदस्यों को और शेष 2 सदस्यों में से किसी एक को 5 वर्ष का और 2 शेष सदस्यों में से किसी एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था। तो साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो हमने देखा कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारा पॉइंट ये बनता है कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और इसके बाद में इसमें जो कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं इनके बारे में हम लोगों ने देखा कि इस अधिनियम के द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या जो पहले 4 हुआ करती थी उसे बढ़ा करके अब 5 कर दिया गया और इस सदस्यों के लिए जो प्रावधान किए गए इनके बारे में हम लोगों ने देखा कि इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे। सामान्यतः जो इसमें संख्या बढ़ाकर की 5 की गई थी, इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के हुआ करते थे और इनके ऊपर ये क्राइटेरिया लगाई गई कि जिनको भारत में 10 वर्ष का अनुभव होना, मतलब वो भारत में 10 वर्षों तक प्रशासनिक पद पर रहे हो, अनुभव होना आवश्यक था और शेष इसमें जो 2 सदस्य बनते हैं उसमें किसी एक को 5 वर्ष का विधि संबंधी अनुभव होना आवश्यक था। इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए हैं।
साथियों आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अगला हमारा जो इसमें पॉइंट ये आ जाता है, इसमें ये आता है कि वायसराय की विधान परिषद, वायसराय की विधान परिषद, वायसराय की विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्यों की संख्या न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 कर दी गई, तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। तो साथियों हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो कि वायसराय की जो विधान परिषद हुआ करती थी, इसमें जो मनोनीत सदस्य थे इनकी जो न्यूनतम संख्या थी, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था की गई कि अगर जो सदस्य वायसराय जो सदस्य मनोनीत करेंगे इनकी न्यूनतम संख्या 6 हो सकती है तथा अधिकतम संख्या जो हो सकती है 12 सदस्यों को ये वायसराय जो भारत के वायसराय है इनकी नियुक्ति कर सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे यानी मनोनीत कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कर दिया गया। इनमें से कम आधे सदस्य को, इनमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, गैर सरकारी होना आवश्यक था। और इसी के बाद में आगे हम लोग देखेंगे आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थी, तो साथियों हमने क्या देखा, भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो भी इसमें सदस्य मनोनीत किए जाते थे इनकी संख्या न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 कर दी गई। और इसमें से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कि गैर सरकारी हो। और इनके लिए जो इनके पावर के संबंध में जो कि रखा गया कि कौन सी शक्तियां इन्हें प्रदान की गई, तो सिर्फ इनके पास विधि निर्माण की शक्ति दी गई। और आगे हम लोग देखेंगे तब की सीमित कर दिया गया। और आगे हम लोग देखेंगे 1862 में वायसराय कैनिंग के द्वारा किन किन लोगों को मनोनीत किया गया। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा तीन भारतीयों को मनोनीत किया गया। साथियों भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था कि आप न्यूनतम इसमें 6 और अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो 1862 में जो कि तत्कालीन उस समय के वायसराय हुआ करते थे, जो कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल व पहले वायसराय जो थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन से 3 भारतीय थे जिन्हें विधान परिषद के सदस्य के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। तो पहले अगर हम लोग भारतीय की बात करते हैं तो पहले आ जाते हैं, पहले नंबर पे हमारे आते हैं बनारस के राजा
बनारस के राजा। और हम लोग दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे आ जाते हैं पटियाला के महाराजा। दूसरे आ जाते हैं पटियाला के महाराजा, पटियाला के महाराजा। और अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे हमारे आ जाते हैं सर दिनकर राव। सर दिनकर राव को मनोनीत किया गया। तो क्या देखा साथियों, हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत वायसराय की विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या जो थी उसको पहले इसमें इस प्रकार के प्रावधान किए गए कि जो संख्या है न्यूनतम 6 हो सकती है और अधिकतम इनकी संख्या 12 हो सकती है। 12 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया। इसमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां केवल विधि निर्माण तक सीमित थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को मनोनीत किया गया। अगर हम लोग 3 भारतीयों की बात करते हैं तो पहले हमारे जो इसमें आ जाते हैं बनारस के राजा, दूसरे आते हैं पटियाला के महाराजा और तीसरे आ जाते हैं सर दिनकर राव जी को मनोनीत किया गया। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, आगे हम लोग देखेंगे। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग देखेंगे कि वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। तो साथियों इसमें वायसराय को जो विशेषाधिकार प्रदान किया गया था, इसमें यह कहा गया था, इस प्रकार के इसमें प्रावधान किए गए थे कि वायसराय जो है आपात स्थिति में कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है। और अगर हम लोग अध्यादेश की समय अवधि की बात करते हैं कि कितने दिनों के लिए अध्यादेश मतलब जारी रह सकता है, या जो जारी करेगा कितने दिनों तक वो कार्यशील रह सकता है, इसकी बात करेंगे। यह अध्यादेश इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होगी। और इस समय जो हमारा आता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो आपात स्थिति में या किसी भी मतलब जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा नहीं चल रही है तो उस समय पर वो अपनी स्वविवेक की जिसे वो एक शक्ति प्रदान की गई है उसके आधार पर वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश लागू कर सकता है। और आगे हम लोग देखेंगे और कौन से इसमें प्रावधान किए गए। वायसराय को आवश्यक नियम वायसराय को आवश्यक नियम एवं अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। तो साथियों ने देखा वायसराय को आवश्यक नियम एवं अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और इसी में आगे हम लोग देखेंगे जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार
भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय परिषद की शुरुआत की। संविभागीय परिषद की शुरुआत की। तो साथियों ने क्या देखा, हमने देखा भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले अगर हम लोग प्रावधान की बात करेंगे तो वायसराय के विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। अगर हम लोग वर्तमान में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया है। और राज्यसभा की अगर हम लोग बात करते हैं उसमें अगर हम लोग राज्यपाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। इस अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होगी। वायसराय को आवश्यक नियम एवं अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय परिषद की शुरुआत की। आगे हम लोग देखेंगे और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए, और कौन कौन से इसमें प्रावधान किए गए। संविभागीय परिषद की शुरुआत की, संविभागीय परिषद की शुरुआत की, संविभागीय परिषद की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में इसके परिषद की शुरुआत की, संविभागीय परिषद की शुरुआत की। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को, मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति को वापस देकर विकेंद्रीकरण के प्रक्रिया की शुरुआत की गई। तो साथियों ने देखा भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई तथा विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। आगे हम लोग देखेंगे अगला हमारा जो इसके बाद में भारत परिषद अधिनियम 1861, यहीं पर जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनको हम लोगों ने देखा और यहीं पर ये समाप्त होता है। अगले अगर हम लोग अधिनियम की बात करेंगे तो अगला हमारा आ जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1892, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिनके अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। अगला हमारा आ जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको हम लोग देखेंगे। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। तो साथियों जो इसमें विशेषताएं हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत इसमें हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, सामान्यतः परीक्षाओं में हमारे प्रश्न पूछा जाता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई। तो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के लिखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। और इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, दूसरा आता है इसके द्वारा
इसके द्वारा राजस्व एवं राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस, राजस्व एवं व्यय के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। तो इसी के अंतर्गत हमारे जो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनको हम लोगों ने देखा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि भारत परिषद अधिनियम 1892 इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो निम्नवत हैं। इंपॉर्टेंट लगा कि हम लोगों ने देखा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत हुई थी। इसके द्वारा राजस्व एवं व्यय के अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। तो साथियों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलते हैं, हमारा जो इसके बाद में अगला आ जाता है, अगला जो हमारा अधिनियम आएगा इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। धन्यवाद।